हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप कैसे हो सभी बच्चे। अभी कीजिएगा सभी, जल्दी जल्दी से कमेंट एक बार। आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस या सिलेक्शन फेस होगा, या फिर आपका वनडे कोई भी एग्ज़ाम रहने वाला है, रेलवे होगा, कोई भी एग्ज़ाम रहने वाला है, सभी में यह आपका बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो एक बार सभी के सभी एक बार क्लास को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एक बार कमेंट करके बताइए कि आप सभी रेडी हो। जितने भी वीडियो देख रहे हैं एक बार जल्दी से कमेंट करें और वीडियो के नीचे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप एक बार सभी रेडी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सॉरी, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप टेक्स्ट बुक से कोई भी पास लेना चाहते हो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए दिया गया कूपन कोड यूज़ करें और पाए मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। और बाकी आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से सभी के सभी। तो जल्दी से एक बार सभी लाइक कर दीजिए और बताएं कमेंट करके कि आप सभी तैयार हो पहले क्वेश्चन के लिए। बहुत अच्छा, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ऑडियो वीडियो क्वालिटी भले ही आपको थोड़ी हल्की लगे, लेकिन जो हमारा कंटेंट होगा उसमें बिल्कुल बहुत अच्छे से दम होगा। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटल हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बताइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या जोड़कर नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी थी। चलिए जल्दी से आप सभी एक बार कमेंट करें अपना सही उत्तर। आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से आप अपना सही उत्तर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 74वें जो संविधान संशोधन हो गया, उसके अधिनियम को क्या जोड़कर नगर पालिका के संवैधानिक मान्यता दी थी। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर 1 हो गया खंड 9A, वो बिल्कुल राइट होगा। उसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ नहीं मिलेगी क्लास की, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम खंड जो आपका 9A को जोड़कर नगर पालिका संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, सभी को क्लियर है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1 जून 1933 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 74वां जो संवैधानिक संशोधन है आपका, वो लागू हुआ था 1 जून 1993 को लागू हुआ था। पॉइंट नंबर 3, यह शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिका के रूप में भी जाना जाता है और उसी से ये जुड़ा हुआ है। सभी को क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 4 देखिए, इस शहरी क्षेत्रों में सरकार को तीसरी श्रेणी के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए अधिनियम किया गया था। पॉइंट नंबर 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ। पॉइंट नंबर 5, जनवरी 2020 तक भारत के संविधान में 104 संशोधन हुए। कब तक हुए? जनवरी 2020। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि 2020 तक। जनवरी भले ना पूछा जाए आपसे, लेकिन क्वेश्चन में ये ज़रूर पूछा जाएगा 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन हुए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 104 संशोधन हुए। जब यह पहली बार 1995 में लागू किया गया था, 1950 में लागू किया गया था। ठीक है,
कुछ नवीनतम संशोधन देख लेते हैं हम आपके। पॉइंट नंबर 6, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, एक एक पॉइंट जो आपको करा रहा हूँ, देखिएगा। 101वां जो आपका संशोधन है, 101वां संशोधन है आपका, ये आपका वस्तु और सेवा कर 2016 में पेश किया गया था। कब किया गया था? 2016 में 101वां संशोधन था जो आपका वस्तु और सेवा कर का। 102वां संशोधन की बात करें तो ये पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा 2018 में दिया गया था। बात करें 103वां की, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो हो गए EWS, 2019 के लिए अधिकतर 10% आरक्षण। बात करें 104वां जो संशोधन हुआ था, वो हुआ था आपका लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण का विस्तार करने के लिए 2020 में किया गया था। 105वां संशोधन था जो आपका सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से मतलब किसके संविधान से प्रभावित है? क्वेश्चन में मतलब कि ये पूछा गया है, सिंपल वे में बता दूं आपको कि जो आपका कानून बनाने की प्रक्रिया है वो आपके कौन से देश के संविधान से लिया गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपका दक्षिण अफ्रीका, यूके यानी कि ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जल्दी से एक बार सभी कमेंट करके बताएं सही उत्तर। दस सेकेंड आपके पास, आप जल्दी से सही उत्तर कमेंट करके बताएं। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर बी होगा यूके यानी कि ब्रिटेन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। और बात करें हम ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से आपका जो लिया गया है, एक तो संसदीय सरकार हो गया, कानून का शासन आपका ब्रिटेन के संविधान से हो गया, विधायी प्रक्रिया आपके ब्रिटेन के संविधान से हो गया, एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन के संविधान से हो गया, कैबिनेट व्यवस्था भी आपके ब्रिटेन के संविधान से, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन, ये आपके सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नोट कर लीजिएगा आप इसको। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान के संविधान के अनुच्छेद 13 से ली गई है। आप एक बार कमेंट करके बताओ, ऐसे सही रहेगा जैसे कि अगर हमें ऐसे बताए कि यहाँ पर जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, या फिर जैसे हम नॉर्मल ऐसे कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पर जो सब लिखा हुआ है ऐसे बताया गया है कि जैसे विधि द्वारा स्थापित आपकी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आप कमेंट करके बताना अगली क्लास में हम कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगी आपकी, यह आपकी जापान के संविधान के अनुच्छेद 13 से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो अर्थ होता है वो होता है कि विधायिका या उससे संबंधित निकाय द्वारा विविध रूप से अधिनियम किया गया कानून तभी वैध होता है
जब सही प्रक्रिया का अक्षरश पालन किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश को अपनाकर संवैधानिक के विधायिका को कानून निर्धारित करने का अधिकार दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट, ये जितने भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी या की पॉइंट आएंगे, ये आपके लिए रामबाण रहने वाले, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा आप इसको। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण उधार केंद्र। कौन कौन से, जैसे देखिए, केंद्र का मजबूत संघ कहाँ से लिया गया? आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। संसद आपका ब्रिटेन से लिया गया है। प्रस्तावना आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। डीपीएसपी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और बात करें मौलिक कर्तव्य, आपका रशिया यानी कि यूएसएसआर से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। और इमरजेंसी आपका आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता? मतलब कि देश में कितने भी इमरजेंसी हो जाए लेकिन उसके बाद भी उस अधिकार वो मतलब उस मौलिक अधिकार को बंद नहीं कर सकते, हटाए नहीं सकते, यानी कि निलंबित नहीं कर सकते। समझ गए सभी? ऑप्शन आपका अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 21 और 22। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करके बताइए जल्दी से सही उत्तर। जिस किसी का भी उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि बिना अपराध किए और कानून का उल्लंघन किए बिना किसी भी नागरिक को बलपूर्वक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब कि आपने कोई भी ना तो अपराध किया है और आपने कानून का कोई भी उल्लंघन भी नहीं किया है, तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 में ये कहा गया है, ठीक है। आर्टिकल 21 की बात करें आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को उल्लेखित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान के अनुच्छेद 359 में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि कितने भी इमरजेंसी क्यों ना हो उसके दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर देखें। आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है आपका आर्टिकल 32 और आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 मनुष्य और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम पर प्रतिबंध अर्थात बलात्श्रम निषेध है। आर्टिकल 19 जो है आपका, यह है आपका सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन से
विशेषता फ्रांसीसी संविधान से ली गई है? ऑप्शन है आपका सरकार का संसदीय स्वरूप और कानून का प्रशासन। ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र समानता और प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची और मौलिक कर्तव्य, या फिर मौलिक अधिकार और प्रस्तावना। बताइए जल्दी से आप कमेंट करके सही उत्तर। बताइए जल्दी से। करिए जल्दी सभी, जल्दी जल्दी सभी कमेंट करके बताइए अपना सही उत्तर। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्र समानता और बंधुत्व, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम फ्रांस के जो संविधान हो गया, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी गणराज्य के आदर्श वाक्य है। कौन कौन से? स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व, ये सभी के सभी फ्रांस के जो संविधान हो गया उसके आदर्श के वाक्य है। और ज्ञानदेव के कुछ अति महत्वपूर्ण विचार थे, देखिए कौन कौन से थे। भारत के संविधान में निहित स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। क्या क्या लिया गया है? स्वतंत्रता हो गया, समानता और बंधुत्व हो गया, ये आपके सभी के सभी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता का विचार भारतीय नागरिक की गतिविधियों की स्वतंत्रता का संदर्भित करता है। बात करें हम समानता की, तो यह परिकल्पना करता है कि समाज के किसी भी वर्ग के विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है और नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। बंधुत्व की बात करें तो यह भाईचारे की भावना और देश के लोगों के बीच अपनेपन की भावना को दर्शाता है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कई विशेषताओं का अपनाया गया है जो भारतीय समस्याओं और आकांक्षाओं के अनुकूल है। बात करें हम कि भारतीय संविधान में उधार ली गई विशेषताएं कौन से देश से, मतलब कि क्या लिया गया है, सिंपल वे में कहे तो बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ से आपका मौलिक अधिकार, प्रस्तावना प्रेमबल, न्यायपालिका और स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी के सभी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बात करें नंबर 2, आपका यूएसएसआर यानी कि रशिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो आर्टिकल 50A के तहत मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना आपके रशिया के संविधान से लिया गया है। नंबर 3 बात करें तो जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपके जापान के संविधान से लिया गया है, हमने अभी आपको बताया भी था। नंबर 4 की बात करें ब्रिटेन की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बहुत ज़्यादा इससे पूछे जाते हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? सरकार का संसदीय स्वरूप, विधि का शासन, देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होना, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, और विधि का शासन जो आपका लिया गया है वो
ब्रिटेन यानी कि यूके से लिया गया है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। एकल नागरिकता आपकी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। जितनी भी रीट होती है वो आपके संविधान के ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। विधायिका में अध्यक्ष भी आपके ब्रिटेन के संविधान से। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका और द्विसदनीय व्यवस्था आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात करें नंबर 5 की। देश के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। इस टाइप से एसएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बहुत ज़्यादा सिर्फ इसी टॉपिक से मतलब टॉपिक नहीं मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। तो क्वेश्चन देखिए हमारा है, संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार डालिए। यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देते हैं। 2 ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से आपको बताना होता है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो नंबर 1 में देखिए, इसे संसद के निजी सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। मतलब कि जो आपका संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार डालना था। ठीक है, तो जो आपका संविधान संशोधन विधेयक हो गया, ठीक है, इसे संसद के निजी सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। नंबर 2 देखते हैं, राष्ट्रपति इस पर असहमत नहीं हो सकता, वह इसे केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट है। बाकी एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं, मतलब कि किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले सकता है, इसलिए हम इसको रफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं, इसे संसद के निजी सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, और यह कथन सही है आपका पहले वाला। संविधान संशोधन विधेयक वास्तव में संसद के किसी भी सदन में निजी सदस्यों जो मंत्री नहीं हैं और मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि सामान्य विधेयकों के विपरीत इनका संपूर्ण पूर्णतः संविधान संशोधन में होना चाहिए। थोड़ा फास्ट करेंगे हम, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। राष्ट्रपति इस पर असहमत नहीं हो सकता, वे इसे पुनर्विचार के लिए केवल एक बार वापस भेज सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा आवश्यक बहुमत से पारित होने के बाद भी विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है और वह अपनी स्वीकृति देनी होती है, उसे अपनी स्वीकृति देनी होती है। सामान्य कानून के विपरीत, जहां राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयकों को लौटा सकता है, धन विधेयक के मामले में यह लागू नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति पर प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक संशोधन के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC के
बदल दिया था। दोबारा से पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक संशोधन ने, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय हो गया और उच्च न्यायालयों में जितने भी न्यायाधीश की नियुक्ति को, कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति और आयोग के NJAC में बदल दिया था? तो ऑप्शन है आपका 97, 96, 98 या 99। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके SSC में। बताइए जल्दी से सही उत्तर अपना। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर डी है 99 हुआ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए इम्पोर्टेंट बिंदु जो मैंने आपको बताया है, पहले भी प्रमुख बिंदु जो आपके होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। देखिए राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति का आयोग NJAC संविधान के 99वें संशोधन का उद्देश्य राजनेता और नागरिक समाज को सरकार के नवीनतम अधिकार देना है। विवेकाधिकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करें। अगर बात करें हम आर्टिकल 124 की, भारत के सर्वोच्च, थोड़ा सा जूम कर लेंगे। देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों से मिलकर बनेगी। ठीक है, सभी क्लियर। न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि का विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाने से पहले अन्य सर्वोच्च न्यायाधीशों की संख्या 7 से अधिक नहीं होगी। कितनी नहीं होगी? 7 से अधिक नहीं होगी। न्यायिक नियुक्ति में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीशों की राय पर विचार करना चाहिए। सभी को क्लियर है? अनुच्छेद 124 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में। देखिए ये भी कितना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है, तो इम्पोर्टेंट तो ज़रूर होगा ही होगा। जल्दी देखिए एक बार से इसको। सुप्रीम कोर्ट यह संविधान का रक्षक होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? हमारे संविधान का रक्षक होता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार का रक्षक है। नागरिक हो गए, ठीक है, उनके मौलिक अधिकार का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नीचे है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय होता है। यानी कि सबसे पहले आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है आपका हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ का न्यायालय जिला न्यायालयों और अन्य निचली अदालतों को व्यवस्था है। सभी को क्लियर? भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो हम, भारत का राष्ट्रपति भारतीय राज्य का मुखिया होता है। एक बार जल्दी से आप सबसे पहले कमेंट करके बताएं, बाकी बाद में हम करेंगे। कि भारत के अभी राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से अपना सही उत्तर कमेंट करके बताइए। तो चलिए इतना हम आगे देखते हैं, इतना आप कमेंट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारतीय राज्य का मुखिया होता है। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक है। जो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपका भारत का राष्ट्रपति होता है, जो कि एकता, अखंडता और सद्भाव के प्रतीक होता है। मतलब कि इनके कार्यकर्ता, इनके प्रतीकों के रूप में कार्य करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारतीय संसदीय न्यायपालिका के शीर्ष और उससे सबसे
महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। आप जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। जिस किसी का भी उत्तर है द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें हम 24 नवंबर 2025 से, भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके कौन है, तो आपके 24 नवंबर 2025 से भारत के जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यस्थ है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में लगभग 32 न्यायाधीश स्वीकृत और समता के 34 कार्य कर रहे हैं। ये आपके सूर्यकांत जी है। यही अगर हम बात करें ये तो आपके 53वें हो गए। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनसे पहले आपके 52वें कौन थे, जल्दी से आप सही उत्तर कमेंट करके बताएं। तो 52वें थे आपके BR गवई, आपके 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये देखिए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश है। और हाँ, जो अभी हमने बताया ना आपको, BR गवई आपके 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ग्रहण की थी उन्होंने। बात करें विधि आयोग की, भारतीय विधि आयोग ने तो जूम कर लेते हैं सर। भारतीय विधि आयोग न तो वैधानिक है और न ही संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के निर्देश द्वारा मान्यता प्राप्त निर्णय लेने वाला एक निकाय है और इसका जो उद्देश्य है वो कानूनी सुधारों के लिए काम करना है। आयोग को अस्थायी कार्यकाल के लिए मान्यता प्राप्त है और यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है तथा इसके सदस्य में मुख्य रूप से कानून विशेषज्ञ शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचित मंडल में शामिल नहीं होता, बताइएगा जल्दी से सही उत्तर अपना कमेंट करके। ऑप्शन है आपका लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। बताइए जल्दी से। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर डी है विधान परिषद, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्यों भाग नहीं लेते। कौन भाग नहीं लेते? विधान परिषद के सदस्य। भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें विधान परिषद के जितने भी सदस्य हो गए भाग नहीं लेते। भारत के राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आपका गुप्त मतदान किया जाता है। मतलब कि जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो तो आप जितने भी आम नागरिक हो गए सभी उसमें वोट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं होता, वो एक तरह से गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन है सामाजिक और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे, मतलब कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है। प्रस्तावना भारत के संविधान के उद्देश्यों को बताती है। ऑप्शन नंबर डी, एक गणतंत्र लोगों का संविधान के तहत सभी प्राधिकरणों के सोर्स के रूप में संदर्भित करता है। जल्दी से सही उत्तर कमेंट करके बताएं। जल्दी से सही उत्तर फेंक के हमारे कमेंट में। एक बार अगर आउट पढ़ना चाहते क्वेश्चन पढ़ लेना, देखिए आराम से पढ़ना, क्वेश्चन समझना क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, पूछा गया हमसे, सही नहीं है, जो सही नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए, सामाजिक और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे, तो ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये गलत हो जाएगा आपका। बाकी तो जब ये गलत हो जाएगा तो ये तो बाकी सही हो जाएंगे, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जिसका भी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक कथन है जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। प्रस्तावना निम्न उद्देश्यों को बताती है। किस किस को बताती है प्रस्तावना? एक तो बताती है संविधान के सोर्सों को, भारतीय राज्य की प्रकृति को, इसके उद्देश्यों के वर्णन, इसके अपनाने की तिथि, यह प्रस्तावना बताती है। चलिए, अगर हम प्रस्तावना देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, तो हम भारत के लोग, यानी कि हम लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त विश्वास, धर्म, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करवाने की बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस तहत द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्मित करते हैं। तो यह भारत की संविधान की प्रस्तावना है। कब की गई? 26 नवंबर 1949, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। 52वें संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्ताव में संशोधन किया गया कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए? ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। गणतंत्र एक राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति व्यक्तिगत नागरिक और उनके निर्वाचित प्रतिनिधि के पास होती है। प्रस्तावना जो होगी ये कानून की अदालत में न तो परिवर्तनीय है और न ही न्योचित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के
उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव निम्न में से किस सदन में लाया जा सकता है? मतलब कि भारत के जो राष्ट्रपति को अगर उसके पद से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव कौन से सदन में हम ला सकते हैं? ऑप्शन है आपके राज्यसभा, ऑप्शन नंबर या फिर आपका लोकसभा, या फिर दोनों में से किसी भी सदन में, इन दोनों से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से। जिस किसी का भी ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में लाया जा सकता है। इस तरह के उद्देश्य के लिए 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। हटाने का प्रस्ताव एक प्रभावी बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। किसी भी उपराष्ट्रपति को कभी भी निष्कासन की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, बताइए क्या इसे होमवर्क दे दें आपको? बताइए एक बार कमेंट करके जल्दी से। अच्छा, तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, होमवर्क दो या कराई दे? चलो एक बार क्वेश्चन तो पढ़ ही लेते हैं। भारतीय संविधान के किसी भी भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? ऑप्शन आपका संशोधन प्रक्रिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या मौलिक अधिकार। बताइए जल्दी से कमेंट करके। भारतीय संविधान के किसी भी भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका डीपीएसपी को। की पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं आपके। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भारतीय संविधान को भी अंबेडकर जी ने संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत आपके डीपीएसपी को उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। डीपीएसपी आपका कहाँ से? आयरलैंड से। डीपीएसपी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अंबेडकर जी ने इन सिद्धांतों को संविधान की उत्कृष्ट विशेषताओं के रूप में वर्णित किया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति का निर्णय करना है, जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। उनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी है। यह था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जल्द कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। अभी के लिए बाय बाय सभी को। बाकी आप टेक्स्ट बुक से कोई भी पास लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए दिए गए कूपन कोड यूज़ करें और पाए मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट। बाय बाय सभी को।